हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय आर्थिक। ठीक है बच्चे लोग, मुझे आप ध्यान दीजिए। अगर बात करेंगे हम लोग तो आज सीखने वाले हैं जो आपका एसए का एग्जाम हुआ था उसी क्रम में क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे लोग, हाँ थोड़ा सिलेबस यहाँ चेंज था। रीजन क्या है, हमको पढ़ना कुछ और है बाबू, आपको यहाँ पर सवाल कुछ और पूछेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर बाबू अगर सबका आखिरी सवाल क्या है आपका जो है सो आखिर में सिलेबस क्या है, ठीक है ना, सबके बारे में बात करें। ठीक है बच्चे लोग, ये ध्यान दिया यहाँ पर है। तो हमारा जो पहला यहाँ सवाल है वो कह रहा है अर्थशास्त्र के अध्ययन को बांटा गया बाबू, जिसको बांटा गया उत्पादन, उपभोग और विनिमय में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब है। यानी वन का हमारा ए होगा। आप लोग मिला लीजिए कितना नंबर सही होगा कि नहीं होगा, एक बार कमेंट। आगे सवाल है बाबू, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मानव का अध्ययन है। ये बात कौन बोले थे? तो यह बात बोले थे हमारे अल्फ्रेड मार्शल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा थर्ड सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बाबू। यहाँ पर यहाँ बोलेंगे बाबू, यहाँ कौन सा कथन सही है बाबू, यहाँ पर तो बोलेंगे केवल कि बाबू यहाँ पर सांख्यिकी आंकड़ों का एकल मांग सहायक है, जो है थोड़ा सा शॉर्ट करता है, छोटा करता है। ठीक है ना। आगे हमारा सवाल कर रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। ये हम लोग बोलते हैं एडम स्मिथ को, आने के हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर मेरा साक्षात्कार विधि भी था बाबू, डाक विधि भी थी और टेलीफोन विधि भी थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो आजादी के बाद की बात कर रहा है, तो यह कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे हमारा सवाल कह रहा है सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है। तो जो सर्वेक्षण पत्रिका है वो प्रकाशित करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन, आने की बाबू NSS ओ बाबू। और ही जो NSS है बाबू, यहाँ पर समाज में आर्थिक और सामाजिक जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, इन सभी पर वह डाटा को प्रस्तुत करती है। कौन? NSS, वो नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। आगे सवाल कर रहा है बहुवैकल्पीय प्रश्न में उत्तर के विकल्प होते हैं, जिसमें जो विकल्प है के उत्तर हमारे अब 3 या 3 से अधिक होते हैं। 3, 4, 5 हमारा कुछ भी कर सकता है। आगे है आंकड़े संग्रहण करने की कौन सी विधि निरक्षर के लिए अनुपयुक्त है। मतलब कि जो बच्चे अनपढ़ है बाबू उनके लिए बेकार है। तो कौन है? डाक प्रश्नवाली। वह जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए यह उपयुक्त है, बेकार है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल कर रहा है कि अप्रतिचयन त्रुटि का क्या कारण हो सकता है बाबू। तो अगर हमारा प्रतिचयन का यानी सैंपलिंग का अगर छोटा आकार है तो हमारा यहाँ जो है उसमें त्रुटि आ सकती है। ठीक है ना। आगे सवाल कर रहा है जनसंख्या को लिंग और रोजगार के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण है। ये हमारा जो है सो गुणात्मक वर्गीकरण। ऐसा बाबू गुणात्मक, चूंकि यहाँ उसको बांट रहे हैं हम लोग गुण के आधार पर। आगे सवाल कह रहा है वर्ग 60 70 का वर्ग अंतराल क्या है। तो देखिए बाबू यहाँ 60 70 में कितना का अंतराल है? 10 का। तो मेरा यहाँ पर जो है 10 ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल कह रहा है 13 परास का अर्थ क्या है। तो परास का अर्थ तो यहाँ होता है लार्ज माइनस स्मॉल, यानी कि एल माइनस एस बराबर होता है रेंज बाबू। तो यहाँ बोले अधिकतम और न्यूनतम परिचय का अंतर, आने की सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। आगे सवाल कह रहा है 14 नंबर निम्न लिखे बाबू एक संतर का उदाहरण क्या है। संतर चर बाबू यहाँ पर, यानी कंटिन्यूअस सीरीज में कौन है? व्यक्ति की उम्र भी होती है, तापमान भी, यानी हमारा इनमें से है ना। चलिए आगे देखते हैं। 15 सवाल कह रहा है वर्ष या माह आदि के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण आता है। कहा बांट रहे उसे हम क्या बोलते हैं? कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यानी समय के अनुसार वर्गीकरण। आगे सवाल कह रहा है कि अपरिष्कृत आंकड़े को सांख्यिकी में योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित करती है। इसको बोलते हैं हम लोग आंकड़ों का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? आंकड़ों का वर्गीकरण, आने की ऑप्शन नंबर। आगे सवाल कह रहा है बाबू हमारा दंड आरेख में, यानी सिंपल बार डायग्राम में कितनी बीमा होती है। तो मान ली हमारी बाबू 1 होती है, यहाँ पर 1 होती है। ठीक है ना। आगे सवाल कर 18 बाबू यहाँ पर किस प्रकार के बारंबारता आरेख को बारंबार
हैं, ये बोलते हैं हम लोग त्वरण को बाबू ओजाई वक्र को हम लोग संचयी बारंबारता आरेख भी कहते हैं। आगे सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए त्वरण का प्रयोग करते हैं? त्वरण का प्रयोग हम लोग करते हैं माध्यिका के लिए यानी कि मीडियन के लिए। और हमारा 20वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बाबू यहाँ पर, तो सत्य की बात करेंगे यहाँ पर तो हमारा आएगा आया चल बाबू 1 2 4 बाबू यहाँ, ठीक है ना। 1 तो ठीक है, चर के लिए कहते हैं नहीं बाबू, यहाँ पर है 1 2 3 4 हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 2 बाबू। विविध के लिए आय चित्र होता नहीं, के लिए होता है। सतत के लिए बाबू 2 बीमा होती है, लंबाई चौड़ाई बाबू, इससे हमारी बहुलक की गणना, ये तीनों हमारा सही है 2 3। आगे सवाल कर रहा है कि निम्न में से अमूर्त उदाहरण क्या। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ बच्चे जरा गौर करेंगे, 21 से मेरा सिलेबस चेंज। आप पढ़ेंगे बाबू यहाँ पर किताब में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अब मेरा सवाल पूछा यहाँ पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र से। जो बच्चे आप लोगों की अभी क्लास 12 तक आप फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वही बुक पढ़ना है क्लास 11 के बाबू सेकेंड बुक में। समझ रहे बात है तो बच्चे लोग, यानी आपका सिलेबस अब चेंज हो गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो बच्चे अभी पहले पुराने बुक पढ़ रहे, जरा कि अब से 24 के बाद से हमारा सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है बच्चे लोग, हमें पढ़ना यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी का सवाल हमारे यहाँ दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ केवल ध्यान से पढ़िए बाबू। तो यहाँ बोला क्या अमूर्त वस्तु है, तो हमारी चिकित्सा, चूंकि हम लोग उसे नहीं देख सकते। कौन सी वस्तु? चिकित्सा। आगे हमारा सवाल कह रहा है कौन सा विकल्प सही है बाबू। यहाँ पहला बाबू यहाँ पर है उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है बाबू। आगे सब कह रहा है यहाँ पर है सीमांत अवसर लागत बढ़ती है, तो नहीं बाबू, यहाँ शुरू में घटती है फिर बढ़ती है, यानी हमारा केवल यहाँ पर ये सही है। हमारा जो है सो केवल ये सही है। आगे सवाल कह रहा है आर्थिक सिद्धांतों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? करते बाबू यहाँ पर है सकारात्मक में बाबू यहाँ पर, और आदर्श में यानी पॉजिटिव में भी। और बाबू इसका बोलते हैं पॉजिटिव बाबू, अरे कहा यहाँ बोलते हैं पॉजिटिव और छात्र बाबू यहाँ पर बोलते थोड़ा इंग्लिश में, ठीक है ना। यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मेरा 24 सवाल कह रहा है मानव कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा कितने देते? कल्याण की बात करेंगे तो कल्याण की परिभाषा यहाँ देते हैं अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल। आगे सवाल कर रहा है 25 उपयोगिता का संबंध किससे है? तो उपयोगिता का संबंध है आवश्यकताओं की संतुष्टि से, यानी कि हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है चलो चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है मार्शल के अनुसार उपयोगिता को किस इकाई में मापते हैं? इसको मापने की इकाई क्या थी? यूटिल्स। क्या थी बच्चे लोग? यूटिल्स, यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही जवाब। आगे सवाल कह रहा है 27 निम्नलिखित कथनों और कारण कौन सा सही बाबू यहाँ पर? ठीक है ना, तो बोलेंगे सर यहाँ पर है कि हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, मतलब कि बाबू मांग वर्ग ऋणात्मक भी होती है और सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम उपयोग में लागू होता है, यानी कि हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से उदासीन वक्र विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है। वह नहीं मतलब क्या है? उपयोगिता को हम लोग गिनती में नहीं गिन सकते हैं। ये बात कहाँ बोला गया था? उदासीन वक्र विश्लेषण में, ठीक है ना। और ये हमारा बाबू जो है सो नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल कर रहा है 29 निम्नलिखित में से पूरक वस्तु का युग्म कौन सा है? तो पूरक वस्तु हो जहां दो वस्तु एक साथ में करते हैं, तो हमारा मोबाइल फोन और सिम होगा, जहां दोनों का इस्तेमाल हम लोग एक साथ में करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे हमारा सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग किलोदार हो सकती है? बाबू यहाँ पर है बाबू लोचदार बोल रहे बाबू यहाँ पर, तो हमारी होगी बाबू रेफ्रिजरेटर की। यहाँ कीमत बढ़ा बोलेंगे मैं खरीदेंगे, जाओ यहाँ पर उनकी मांग कैसी है? लोचदार। आगे 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वक्र की प्रवणता ढाल ऋणात्मक होती है? इनमें से मेरा सभी हो जाएगा। मांग उपयोगिता बाबू उदासीन वक्र का बजट रहेगा, तीनों की ढाल यहाँ पर ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल। आगे है बाबू यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु पर होता संतुलन में? तो यहाँ हमारा क्यू हो जाएगा। देखिए कहीं हमारा क्यू है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यू है, और यहाँ उपभोक्ता हमारा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है
मांग की कीमत लोच इस प्रकार का कथन है, तो मांग की जो लोच है बाबू हमारी मात्रात्मक कथन। कौन सी? मात्रात्मक। और जो मांग का नियम आता है वह कैसा होता है? इसको याद रखिएगा, हमारा सवाल जो है फाइनल एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे सवाल कह रहा है उस वस्तु की मांग क्या होगी यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता के व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब हमारी व्यय बिल्कुल समान रहेगा तो उसे बोलते हैं मांग की लोच इकाई के बराबर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबू सही है? तो हमारा बाबू यहाँ पर केवल 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 बाबू, देखो 4 भी सही है बाबू। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बात करें, ऑप्शन तो 4 के ऑप्शन में है ही नहीं, इस कारण से हम लोग केवल 1 2 3। अब देखो होता है क्या बाबू, जहाँ चाय की कीमत बढ़ाएंगे तो बोलेंगे हम तो चाय कम पिएंगे। अब जब चाय कम पिएंगे चीनी की मांग कम हो जाएगी, यहाँ सही है। लेकिन सर अगर हम चाय नहीं पिएंगे, यहाँ कॉफी पिएंगे हम, और जब कॉफी पिएंगे तो चाय की मांग बिल्कुल समान रहेगी। ये बाबा था, चीनी की मांग बिल्कुल समान रहेगी, यानी कि ये हमारा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो हमारा सही कौन कौन है? 1 2 और, ठीक है। आगे देखते छत्तीस बाबू, यहाँ छत्तीस कर रहा है एक उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन यहाँ पर जो है उत्पत्ति के साधन के यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है, यानी कि उसका फलन होता है। ऑप्शन नंबर हमारे सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल कह रहा है कि रोहित दो साधनों श्रम और पूंजी की सहायता से पंखे का उत्पादन करता है। एक रोहित बाबू व्यक्ति है, श्रम पूंजी का इस्तेमाल कर रहा है, और क्या कर रहा है वो? बता रहे बाबू कि जब वह श्रम और पूंजी में 3 गुना वृद्धि कर रहा है बाबू, उत्पादन में यहाँ पर 4 गुना वृद्धि हो रहा है बाबू। यह कौन सा प्रतिफल है? तो बोलेंगे यह पैमाने का बढ़ते प्रतिफल, यानी कि पैमाने का वर्तमान जितना साधन लगा रहे हैं उससे हमारे और ज्यादा में उत्पादन देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है 38 नंबर कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, और इनका संबंध है साधन के प्रतिफल से और परिवर्तनशील अनुपात के नियम से, आने की और सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, हमारा ऑप्शन नंबर। आगे सवाल कह रहा है समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या दिखाता है? तो दिखाता है वहां पर है उत्पादन और साधनों का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल कह रहा है सी प्रतिवर्ती साधन का कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य हो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। ये है बच्चे हमारे सारे सवाल का आंसर। अगर आप सभी किसी बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है तो हमारी कोचिंग है, वो कोचिंग चल रही है हजारीबाग में बाबू। कहाँ पर चल रही है? हजारीबाग में। यहाँ पर जान रहे हैं हजारीबाग, ठीक है ना। तो इसी हजारीबाग में हमारी कोचिंग चल रही है, और कोचिंग का नाम है सर्वोदय आर्ट्स। नाम क्या बच्चे लोग? सर्वोदय आर्ट्स क्लास है। लेकिन जो बच्चे अगर हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते तो कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहां सर्च मारना है सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, आपको हमारे एक ऐप मिलेगा, और वहां से आप जो अगर कोई समस्या हो इंक्वायरी करना है तो हमारा एक नंबर दिया गया है बाबू, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे। नंबर है यहाँ पर 6203836820। इस पर आप बात कीजिए, आपके साथ हमारा समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू।